दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। पहलगांव की बेसरन घाटी में आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की बर्बरतापूर्ण हत्या के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान में डर का माहौल है। खबर है कि सेना के प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत पाकिस्तान के बड़े सैन्य अधिकारियों ने अपने परिवारों को यूरोप भेज दिया है। उन्हें डर सता रहा है कि पहलगांव पर आतंकी हमले की प्रतिक्रिया स्वरूप भारत बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अभी तक भारत सरकार ने सिंधु जल संधि स्थगित करने, पाक उच्चायोग स्टाफ हटाने, सार्क समेत 14 श्रेणियों में पाक नागरिकों को जारी वीजा तुरंत रद्द करने और अटारी बॉर्डर बंद करने जैसे कुछ सख्त फैसले लिए हैं। पाकिस्तान ने भी भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद करते हुए जवाबी कदम उठाए हैं। जाहिर है यह तनाव और बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देने की चेतावनी तथा पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा जैसी टिप्पणियां सख्त रुख का स्पष्ट संकेत है। धार्मिक पहचान पूछकर 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या करने वालों और उनके आकाओं को कठोरतम सजा ही नहीं, ऐसा सबक भी मिलना चाहिए कि फिर से ऐसी हिमाकत न कर सके। पर उनको नापाक मंसूबों में सफल हो जाने देने के लिए जिम्मेदार हमारे तंत्र पर भी तो गाज गिरनी चाहिए। पर्यटन कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हाल के वर्षों में वहां पर्यटकों की बढ़ती संख्या भी सुखद है। फिर स्विट्जरलैंड से तुलना वाली पहलगांव की बेसरन घाटी में 22 अप्रैल को हजारों पर्यटकों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था क्यों नहीं थी? आखिर देश भर से ये पर्यटक स्थिति सामान्य होने के सरकारी दावों पर भरोसा करते हुए ही वहां गए थे। आपसी रिश्ते रसातल में पहुंच जाने के बावजूद इस संकट काल में विपक्ष ने हर कदम के लिए सरकार को समर्थन देकर समझदारी का परिचय दिया है। लेकिन सुरक्षा में चूक की बात धुआं फिराकर स्वीकार करने वाली व्यवस्था को खुद को भी दुरुस्त करना होगा। जो सरकारी तंत्र हजारों पर्यटकों के पहलगाम पहुंचने की जानकारी के लिए टूर ऑपरेटर्स की सूचना पर निर्भर रहे तथा घटनास्थल मेन रोड से बहुत दूर होने के कारण वहां पर सुरक्षा कर्मी न होने का तर्क दे, उसकी क्षमता और दक्षता पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। ऐसे हमले को बिना सुनियोजित साजिश और तैयारी के अंजाम नहीं दिया जा सकता। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान द्वारा पुनः कश्मीर राग आलापे जाने तथा पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर द्वारा अचानक हिंदू मुसलमान के बीच स्पष्ट भेद बताते हुए टू नेशन थ्योरी पर कुतर्कों के साथ लंबे प्रवचन से भी हमारी व्यवस्था के कान खड़े क्यों नहीं हुए? हमले की आशंका की खुफिया सूचना के बावजूद पर्यटक स्थलों पर भी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की गई? घटनास्थल पर सुरक्षा नदारद होने से सेना की घटती संख्या तथा अग्निवीर योजना पर भी नए सिरे से सवाल उठने लगे हैं। पाकिस्तान तो अस्तित्व में आने के बाद से ही भारत में अलगाववाद और आतंकवाद फैलाने की साजिशें रचता रहा है, पर उन्हें नाकाम करते हुए देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही हमारे सत्ता तंत्र की है। संविधान संशोधनों के बाद जम्मू कश्मीर की वास्तविक कमान केंद्र सरकार और उसके प्रतिनिधि उपराज्यपाल के ही हाथ है। पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो जाने के बावजूद सुरक्षा संबंधी अहम बैठकों में निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बुलाया तक नहीं जाता। पहलगाम हमले के बाद मीडिया के एक वर्ग में यह सवाल भी उछाला गया कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के दबाव में विधानसभा चुनाव करवाने की जरूरत ही क्या थी? लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाकर आखिर किसके एजेंडे पर काम किया जा रहा है? दूसरा बड़ा मुद्दा धार्मिक पहचान पूछकर मारे जाने को बनाया जा रहा है। बेशक यह मानवता के विरुद्ध अपराध है, पर आतंकवाद तो है ही मानवता के विरुद्ध।
आतंकवाद के दौर में पंजाब में भी धार्मिक पहचान के आधार पर बसों से उतारकर हत्या की जाती थी। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की जान बचाते हुए एक कश्मीरी मुस्लिम ने अपनी जान तक गंवा दी। फिर भी देश के कुछ हिस्सों में कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक विभाजन के पाकिस्तानी मंसूबे पूरे करने में कुछ लोग मददगार बनने को उतावले नजर आए। भारत और पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया को भी लग रहा है कि कुछ बड़ा होना भी चाहिए। आतंकवाद के समूल नाश के बिना भारत शांतिपूर्वक नहीं रह सकता। मोदी के ऐसे सख्त बोल पिछली बार 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले पर सुनाई पड़े थे और 26 फरवरी को सुबह तड़के भारतीय लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों को तबाह कर दिया था। उड़ी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वह दूसरी बार था जब भारत ने सीमा पार कर आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाया। उसी के बाद सरकार और बीजेपी ने नारा बुलंद किया कि नया भारत है जो दुश्मन को घर में घुसकर मारता है। नारा जनता के सिर चढ़कर भी बोला और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 282 से बढ़कर 303 हो गई। इससे उत्साहित मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करते हुए उसे विभाजित भी कर दिया। दावा किया गया कि अनुच्छेद 370 अलगाववाद और आतंकवाद का औजार बन गया था। बाद के सालों में जम्मू कश्मीर में बेहतर हालात का दावा भी किया जाता रहा, लेकिन पहलगाम हमला बताता है कि सुरक्षा के मोर्चे पर कुछ खास नहीं बदला है। अब भी पाक प्रायोजित आतंकी हमारे देश में घुसकर हत्याएं करने में सफल हो जाते हैं। हमेशा की तरह पाकिस्तान न भी माने, पर दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ है कि इस सीमा पार प्रायोजित आतंकी हमला ही था, लेकिन अप्रत्याशित हरगिज नहीं था। ऐसी घटनाओं पर भावनात्मक आक्रोश स्वाभाविक है, लेकिन स्थायी समाधान तात्कालिक उबाल से संभव नहीं है। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा वीजा अवधि समाप्ति वाले पाक नागरिकों को वापस भेजे जाने पर जोर दिख रहा है। सवाल पूछा जा सकता है कि जानकारी होते हुए भी इन मामलों में अभी तक हम मूक दर्शक क्यों बने हुए थे। आतंकवाद के नासूर का स्थायी इलाज निरंतरता वाली दीर्घकालीन कठोर नीतियों से ही संभव है, जिनमें अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित करने का दायित्व बोध अनिवार्यता है। शैतान के संत बनने की आस में कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से के बजाय बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बगावत के मद्देनजर पाकिस्तान पर निर्णायक प्रहार ही कारगर रणनीति होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।